जी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अच्छा, आप लोगों की क्लास में ना एक थोड़ी सी परेशानी हमें ये होती है कि आपकी क्लास एक तो बिल्कुल थर्सडे और फ्राइडे को होती है, और सॉरी थर्सडे फ्राइडे कह रहा हूँ, वेडनेसडे और थर्सडे को होती है, और थर्सडे को लैब और क्लास साथ होती है। तो उसकी वजह से जो है ना आप लोग जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो इस कोर्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा जल्दी थक जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मिलती जुलती हैं तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बस बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा जो ये वाली वीडियोस मैं रिकॉर्ड करता हूँ, इसको मैं यूट्यूब पे भी प्लेस कर लेता हूँ, और उसका चैनल का लिंक मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी फॉलो अप कर सकते हैं। ठीक है। तो एक दफ़ा लिंक मैंने शेयर किया हुआ है, तो अगर किसी को नेटवर्क का इशू हो रहा है, जैसे कि मुझे स्टूडेंट अभी कह रहे हैं कि नेटवर्क अभी इशू चल रहा है उनके पास, तो उसमें जो है ना ये हो जाएगा कि आप लोग जो है जितनी आपको समझ आ गई अच्छी बात है, जो नहीं समझ आई आपकी वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से दोबारा से इसको देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो है मज़ीद हम यहाँ पे आते हैं और डिस्कस करते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट को। ये भी सिलेक्शन स्टेटमेंट ही है। इफ़ के साथ में इफ़ एल्स को मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये दोनों मिलती जुलती हैं, तो एक के ऊपर हमने रख के जो है वो सिर्फ अपने आइडिया को नहीं पोज कर लेना। हमने इफ़ एल्स भी जो है तकरीबन इफ़ की तरह की चीज़ है, इसमें थोड़ा सा जो फ़र्क आता है इसको हमें समझ लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा काम नहीं है, इजी सी चीज़ें हैं, डिफ़िकल्ट नहीं है कि इसको मैं एक सेपरेट क्लास के अंदर कराऊँ। इसी जगह पे आप जो है इसको समझ लेंगे। ठीक है। ओके, अब जो है यहाँ पे आपके सामने इफ़ एल्स स्टेटमेंट की स्लाइड शो हो रही है, और मैं ज़रा पेन ओपन कर लूँ। इफ़ और इफ़ एल्स में जो फ़र्क आता है वो इस चीज़ का आता है कि इफ़ के अंदर हम कंडीशन के ट्रू होने के ऊपर तो स्टेटमेंट को चलाते हैं, फॉल्स होने के ऊपर हम कोई एक्शन नहीं लेते, क्योंकि वो हमारे इफ़ की जो कंडीशन है उसके रिस्पेक्टिव हमने सिर्फ इतना ही फैसला करना है कि ये ब्लॉक चले या ना चले। लेकिन अगर हमने यूँ करना हो कि हमारे पास दो रास्ते बनाने हो कि अगर ठीक हो तो ये का रास्ता इख्तियार करो, गलत हो तो फिर ये रास्ता इख्तियार करो, तो उस सूरत में जो इस्तेमाल होती है स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, दैट इज इफ एल्स। इसको ज़रा अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से देखें तो उसमें हम जो है ये कहते हैं कि जी सिर्फ हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आपने यूनिवर्सिटी आना है, तो यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, तो लेट्स से मैं अगर इस स्टेटमेंट की बात करूँ तो इस स्टेटमेंट कुछ ऐसे होगी कि जो है आप यूनिवर्सिटी आ रहे हैं थ्रू चांदनी चौक, तो चांदनी चौक पे है मामू बर्गर है। तो आप जो है यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, तो मैं आपके सामने ये स्टेटमेंट रखता हूँ, आपके सामने ये फैसला रखता हूँ कि जी अगर मामू बर्गर ओपन हो तो आपने बर्गर लेकर आना है। तो इसमें स्टेटमेंट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर ओपन हो तो आप आएंगे देखेंगे ओपन है, अगर नहीं है तो आप नहीं लेंगे, आप वापस आ जाएंगे, और अगर ओपन हुआ तो आप मोमो बर्गर जो है, ये बर्गर जो है वहाँ से परचेज करके लेंगे। ये सिंपल सी इफ स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आपके सामने में कंडीशन थोड़ी मुख्तलिफ रखूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ कि जी आपने चांदनी चौक से आना है, तो अब आपके पास आने के दो रास्ते हैं, एक मरी रोड से आने का रास्ता है और एक ईरान रोड से जो है, यानी कि चांदनी चौक से जो रास्ता बैक साइड से होकर निकलता है उधर से आने का रास्ता है। ठीक है। तो इन दो रास्तों में से आपने कोई एक रास्ता मुंतखब करना है। अब वो इंतखाब आप कैसे करेंगे? आप कहते हैं कि जी अगर चांदनी चौक पे मरी रोड का रास्ता बंद होगा तो आप ईरान रोड से गुजरेंगे, और अगर मरी रोड का रास्ता बंद नहीं होगा तो आप मरी रोड से आएंगे। अब यहाँ पे आपके पास दो रास्ते हैं। अब इसमें आपके पास जो मरी रोड का ब्लॉक होना ना होना, ये यही दो स्टेट्स हैं इसमें, या वो ब्लॉक होगा या ब्लॉक नहीं होगा। तो अगर वो ब्लॉक होगा तो उस वक्त में क्या एक्शन करना है, और अगर नहीं होगा तो फिर क्या एक्शन करना है। अब ये दो रास्ते आ गए। यही दो रास्ते आपके इफ एल्स के अंदर है कि अगर ये सिचुएशन अकर होती है तो फिर क्या करना है, और अगर ये सिचुएशन अकर नहीं होती तो फिर क्या करना है।
तो इस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं इफ़ एल्स के अंदर। अब अगर हम थोड़ा सिंटैक्स देख लेते हैं इसका, इफ़ एल्स का सिंटैक्स क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखें तो स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे इफ़ वाली तकरीबन वैसे ही है। आपने आई एफ कीवर्ड लिखना है, इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, फिर यहाँ पे आपके पास कंडीशन है, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। फिर इसके बाद इफ की ब्लॉक की बॉडी की स्टार्टिंग ब्रैकेट, और फिर इसकी ब्लॉक की क्लोजिंग ब्रैकेट। यहाँ तक तो ये इफ का ही सिंटैक्स आ रहा है। अब इसके बाद जो है इसमें एल्स का सिंटैक्स आ रहा है। तो यहाँ पे देखें आपने कीवर्ड लिखना है एल्स, ये कीवर्ड है। जैसे आई एफ कीवर्ड है, सेम एल्स इज आल्सो अ कीवर्ड। अब एल्स का भी अपना एक क्या है, एक ब्लॉक है। तो ब्लॉक को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट से। तो ये कर्ली ब्रैकेट से ये ब्लॉक जो है वो रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इफ एल्स काम कैसे करता है। अब यहाँ पे हमें पता है कंडीशन क्या होगी, या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी। और ट्रू के होने में तो हमें पता चल गया था पहले ही कि अगर ट्रू होती है तो उस वक्त में क्या होगा, उस वक्त में ये होगा कि ये ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन। स्टूडेंट कह रहे हैं कि इफ के बाद सेमी कॉलन का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट जो है एक्चुअल में ब्लॉक डिपेंडेंट है। तो इसमें ब्लॉक्स ने आना है। तो जब ये ब्लॉक्स के अंदर स्टेटमेंट आती है तो उसमें स्टेटमेंट के एंड में जो है वो सेमी कॉलन आप नहीं लगाते। ठीक है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि सारी स्टेटमेंट के अंदर लास्ट में सेमी कॉलन आना लाजमी नहीं होता। कुछ स्टेटमेंट्स का के लिए लाजमी होता है कि इसमें सेमी कॉलन आए, और कुछ का अपना स्टाइल होता है कि वो अपने स्टाइल के मुताबिक वो स्टेटमेंट मुकम्मल होती है। तो यहाँ पे वो सेमी कॉलन इसका पार्ट नहीं है। ओके, बहुत अच्छा सवाल था आपका। अच्छा, इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर ये फॉल्स होता है तो फॉल्स के अंदर इफ स्टेटमेंट तो कुछ काम नहीं करते थे। लेकिन इफ एल्स के अंदर जो है, जो अगर ये फॉल्स हो जाता है तो फॉल्स की सूरत में भी कुछ स्टेटमेंट आपके पास एग्जीक्यूट होंगी। और वो स्टेटमेंट कौन सी होंगी, जो कि एल्स के ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट पाई जाएंगी। ठीक है। तो ये आपके पास है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ में कंडीशन लगेगी, एल्स में देखें तो यहाँ पे आपको कोई कंडीशन नज़र नहीं आ रही। ठीक है। तो अब जो इफ में यहाँ पे जो कंडीशन लगेगी, उस कंडीशन में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इफ का ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होती हैं तो एल्स के ब्लॉक की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। तो ये इसका था सिंटैक्स। अच्छा, अब इसके लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका फ्लो डायग्राम आपको नज़र आ रही है। तो फ्लो डायग्राम में देखें कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उसके अंदर हम कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, और जी यहाँ पे मुझसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एल्स में कंडीशन क्यों नहीं लगती। ये सिंटैक्स का पार्ट है कि एल्स जो है वो एक्चुअल में इफ के साथ फॉलो अप होता है। इफ की सिचुएशन के ऊपर एल्स के ऊपर एक्शन परफॉर्म होता है। यानी कि आपने देखें हमारे पास दो ही स्टेट्स है ना, एक ट्रू है, ये फॉल्स है। ट्रू पे तो आप कह रहे हैं कि जी हमने इफ के ब्लॉक को चलाना है। एल्स के साथ हम कंडीशन क्यों लगाएं, क्योंकि हमें तो फॉल्स जो है वो इफ कंडीशन, इफ के अंदर मौजूद जो कंडीशन है वही बता देगी कि फॉल्स है। तो फॉल्स के बाद तो हमने सिंपल एल्स की ब्लॉक को चलाना है। सिर्फ ट्रू और फॉल्स की सूरत में ब्लॉक को सेपरेट करने के लिए बीच में एल्स का कीवर्ड आ रहा है। तो इसलिए एल्स के साथ कंडीशन नहीं लगती, कंडीशन इफ की लगती है। उसी के बेस पे डिसाइड होता है कि ब्लॉक ऑफ इफ चलना चाहिए है या ब्लॉक ऑफ एल्स चलना चाहिए। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल कि एल जो है वो एक्चुअल में डिपेंडेंट है इफ की कंडीशन पे। ठीक है। और इस तरीके से इफ का जो अपना ब्लॉक है ना, वो भी तो इफ की कंडीशन पे डिपेंडेंट है, तो नहीं डिपेंडेंट है। तो ये वाली कंडीशन डिसाइड करेगी कि कौन सा ब्लॉक चलना है। इधर ब्लॉक ऑफ इफ हैव्स टू बी एग्जीक्यूटेड, और ब्लॉक ऑफ एल्स हैव टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है। तो ये डिसाइड करना है जस्ट। ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी कंडीशन।
जी, मुझे स्टूडेंट कह रहे हैं एल्स तो तब एग्जीक्यूट होगा ना जब उसके साथ कंडीशन लगेगी। नहीं, एल्स कोई कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, कंडीशन जो है वो इफ के साथ लग रही होती है। यहाँ पे आपके सामने ये सिंटैक्स ही तो मैं शो कर रहा हूँ। ये सिंटैक्स के अंदर क्या एल्स के साथ कंडीशन लगी हुई है? नहीं लगी हुई ना। तो इसका मतलब ये है कि एल्स के साथ कंडीशन नहीं लगेगी। कंडीशन किसके साथ लगेगी? इफ के साथ लगेगी। यही तो सिंटैक्स बताया जा रहा है आपको। तो इसमें एल्स के साथ कंडीशन नहीं लगेगी, और वो उसके साथ कंडीशन लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो किस कंडीशन पे डिपेंडेंट है, वो इफ़ की कंडीशन पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए ना इसको हमेशा इफ़ एल्स कहा जाता है। इसको कोई अलहदा से एल्स नहीं कहा जाता। अगर ये अलहदा से एल्स होता तो फिर इसको ज़ाहिर बात है हमें कंडीशन चाहिए होती। लेकिन क्योंकि ये इफ़ एल्स है तो इसका मतलब है कि इफ़ के साथ जो कंडीशन लगेगी उसका इम्पैक्ट इफ़ के साथ भी है और एल्स के साथ भी है। मुझे कह रहे हैं कि एस तो ऑप्शन है इफ पर डिपेंड करते वक्त। ऑप्शन, हाँ, मतलब आपका दो ऑप्शन है ना। तो उन दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका जो है इफ का ब्लॉक है, दूसरा एल्स का ब्लॉक है। ठीक है। जी, यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ एंड एल्स आर टू पार्ट बट इट इज डिपेंडेंट ऑन सेम कंडीशन। जी बिल्कुल सही है। इफ और एल्स जो हैं ये दो पार्ट हैं, इसी एक ही सिंटैक्स के दो पार्ट हैं, और ये डिपेंड करते हैं कंडीशन पे। ट्रू होने पे इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और फॉल्स होने पे एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। जी, इफ के जो हैं वो इफ की कंडीशन के जो है वो दो स्टेशन है, दो स्टेट्स हैं, ट्रू या फॉल्स। ट्रू होने पे इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और फॉल्स होने पे एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। ओके, इस दफ़ा फिर से मैं आपको फ्लो डायग्राम पे ले आऊँ, ताकि फ्लो भी आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है। जी, सवाल पूछ रहे हैं कि ये ज़रूरी है कि क्या एल्स के साथ फॉल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो। जी, ये एल्स के साथ जो है ना, इसकी इफ एल्स के स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन के फॉल्स होने पे ये ज़रूरी है कि एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अच्छा जी, अब जो है, जी ये भी बड़ा अच्छा उन्होंने बात कही है। कहते हैं बोथ स्टेटमेंट्स कैन कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड और स्किप्ड। जी, दोनों स्टेटमेंट एक साथ जो है ना ही एग्जीक्यूट होंगी ना ही स्किप होंगे। तो बिल्कुल सही कहा। जब एक जो है वो एग्जीक्यूट होगी दूसरी नहीं हो रही होगी, अगर पहली जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होगी तो फिर दूसरी नहीं हो रही होगी। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के अल्टरनेटिव में इस्तेमाल होंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, गुड। अच्छा जी, अब जरा हम फ्लो डायग्राम की तरफ आ ही जाएं और एक दफ़ा इसको देख ही लें। लेट मी क्लियर इट। हाँ जी, अब ज़रा यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास डायमंड सिंबल है, इट रिप्रेजेंट कंडीशन। इट हैज़ टू आउटपुट, इधर इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स। तो ट्रू की सूरत में भी हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे, और फॉल्स होने की सूरत में भी हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो एग्जीक्यूट होंगे। अब ये देखें दोनों जो हैं वो एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो रही। या तो आपको ये रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, या फिर आपको ये वाला रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से कोई एक वक्त में एक एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद रिमेनिंग स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होंगी। तो ये जो हमारे पास फ्लो डायग्राम है, ये इफ एल्स का फ्लो डायग्राम है, कि इसके अंदर हम कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन के ट्रू होने पे इफ का ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, और कंडीशन के फॉल्स होने में एल्स की ब्लॉक की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। और यही फ्लो आपको यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट के रिस्पेक्टिव जो है
एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक मेमोरी क्रिएट हो रही है, डेट इज नंबर। फिर इसके बाद हम यहाँ पे डिस्प्ले करें एंटर एन इंटीजर। तो इसको हम ज़रा आउटपुट 1 के लिहाज से देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट पे आ रहा है एंटर एन इंटीजर। और इसके बाद जो है नेक्स्ट देखें तो सी इन कर रहे हैं, मतलब ये कि हम वैल्यू हासिल कर रहे हैं कंसोल से, और वैल्यू हम हासिल करेंगे मेमोरी नंबर में। तो यहाँ पे जो आउटपुट 1 की एग्जांपल में जो वैल्यू आ रही है दैट इज़ 4। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर वाली मेमोरी में वैल्यू आ जाएगी 4। इसके बाद हमारे पास ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट लिखी हुई है। और इफ़ एल्स स्टेटमेंट में देखें यहाँ पे इफ़ के अंदर यहाँ पे कंडीशन जो लगी है उसमें नंबर को हम चेक कर रहे हैं ग्रेटर और इक्वल्स टू ज़ीरो। ग्रेटर हो या ज़ीरो के इक्वल हो, हम इस चीज़ को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेमोरी में वैल्यू पड़ी है 4। 4 ग्रेटर एंड इक्वल्स टू ज़ीरो, सॉरी 4 ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। तो अब यहाँ पे देखें 4 जो है वो ज़ीरो से ग्रेटर है। तो ग्रेटर होने की सूरत में कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अब कंडीशन ट्रू होगी तो उसके रिस्पेक्टिव जो है इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है यू एंटर्ड अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे आपके आउटपुट पे देखें तो ये लिखा हुआ नजर आ रहा है यू एंटर्ड अ पॉजिटिव इंटीजर। और इसके बाद जो है वो नंबर की वैल्यू शो हो रही है, तो यहाँ पे नंबर की वैल्यू 4 शो हो रही है। अब इस सूरत में एल्स के साथ क्या होगा। तो एल्स के साथ क्या होगा जी यहाँ पे। जी, यहाँ पे इस सूरत में एल्स की जो ब्लॉक की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी जी। वेरी गुड जी मुबशर। और इसके अलावा सिपुआ ने भी आंसर किया है, और इसके अलावा मोहम्मद अली ने भी आंसर किया है, और मोहम्मद मोइन 1608 ने भी आंसर किया है, एहतशाम हुसैन ने भी आंसर किया। वेरी गुड जी। ये एल्स वाली स्टेटमेंट के अंदर की जो स्टेटमेंट्स हैं, ब्लॉक की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपकी आउटपुट 1 में आउटपुट पे शो नहीं हो रही। और इसके बाद जो है ब्लॉक के बाद जो अगली स्टेटमेंट है दैट इज सी आउट, दिस लाइन इज ऑलवेज प्रिंटेड। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी यहाँ पे प्रिंट हो रही है, आउटपुट पे आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास पहली सिचुएशन थी जिसमें हमारे पास जो वैल्यू थी मेमोरी की वो 4 थी, और इसके रिस्पेक्टिव यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो हमने ऑब्जर्व कर ली। ठीक है। तो अब ज़रा हम आते हैं और दूसरी सिचुएशन को भी ज़रा देख लेते हैं। जी, अब जो है हम यहाँ पे सेकंड आउटपुट के रिस्पेक्टिव देखते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है आउटपुट पे एंटर एन इंटीजर। और जब इनपुट ली तो इनपुट लेते हुए हमारे पास वैल्यू आ रही है -4। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पे -4। अच्छा, अब ये यहाँ पे -4 आ गया। अब इसके बाद जो है इफ एल्स का ब्लॉक जो है वो ये मौजूद है, इसमें हम कंडीशन चेक करने लगे हैं। कंडीशन में यहाँ पे नंबर की वैल्यू है -4 ग्रेटर एंड इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको अगर आप चेक कर रहे हैं तो -4 ना ही ज़ीरो से ग्रेटर है, और -4 ना ही ज़ीरो के इक्वल है। तो इस वक्त में ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स होने में इफ़ की जो ब्लॉक की स्टेटमेंट है वो तो एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। वेरी गुड जी, एल्स की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे इसका आंसर किया है। वेरी गुड जी। यहाँ पे एल्स की स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, और यहाँ पे लिखा है यू एंटर्ड अ नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ पे देखें आपके पास आउटपुट लिखा आ जाएगा यू एंटर्ड अ नेगेटिव
इंटीजर, और यहाँ पे फिर आगे नंबर की वैल्यू, तो नंबर की वैल्यू यहाँ पे आ रही है -4। और उसके बाद जो है ब्लॉक के बाहर की स्टेटमेंट है, ये आपके पास एग्जीक्यूट होगी। दिस लाइन इज ऑलवेज प्रिंटेड, तो ये आपको आउटपुट पे लिखा गया दिस लाइन इज ऑलवेज प्रिंटेड। जी, ये हो गया हमारा इफ एल्स के एग्जांपल। ठीक है, तो जी यहाँ तक हमने काम किया है। अब ज़रा हम आ जाते हैं इसको विजुअल स्टूडियो में, ज़रा ऑब्जर्व करते हैं। जी, अच्छा, मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि दिस लाइन इज ऑलवेज प्रिंटेड को ज़रूरी है लिखना? तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि इफ का ब्लॉक और एल्स का ब्लॉक क्या है, और जो कंडीशन लगा रहे हैं उस कंडीशन का इम्पैक्ट जो है वो बाकी रिमेनिंग प्रोग्राम के ऊपर नहीं है, बल्कि उस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के ऊपर उसका इम्पैक्ट है। ठीक है, तो इसलिए जो है वहाँ पे ये चीज़ मेंशन की गई। ओके, तो ये आपके सामने विजुअल स्टूडियो ओपन है। हाँ जी, यहाँ पे आपको लेंथ और ब्रेथ वाला प्रोग्राम शो हो रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसी प्रोग्राम को मैं ज़रा मॉडिफाई करता हूँ। मैं यहाँ पे प्रोग्राम ऐसे बनाता हूँ इसको कि हम ये बताएं कि अगर तो ये रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर है तो लिखा हुआ है दिस इज अ स्क्वायर, और अगर ये रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं है तो लिखा हुआ है दिस इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए जो है बड़ा आसान सा काम है। ये है हमारे पास बाकी प्रोग्राम बना हुआ है, हम यूजर से इनपुट भी ले रहे हैं, उसकी वैल्यू को, इनपुट वाली वैल्यू को डिस्प्ले भी करवा के कंफर्म भी कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक इफ लगी हुई है, इसी के साथ में अब यहाँ पे एल्स लगाने लगा हूँ। तो एल्स में क्या होगा कि अगर वो बराबर नहीं होगी, लेंथ और विड्थ बराबर नहीं होगी, तो फिर उस सूरत में हमारे पास डिस्प्ले में आना चाहिए दिस इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एल्स। इवन मैं नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकता हूँ एल्स यहाँ पे, और ये मैंने उसका ब्लॉक लिखा। ब्लॉक लिखने के बाद यहाँ पे मैंने कर दिया एक मैसेज डिस्प्ले, दिस इज नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इफ एल्स हो गया। अब जरा हम इसके प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ रीबिल्ड। रीबिल्ड हो जाएगा तो ये प्रोग्राम रेडी हो जाएगा। जी, सक्सीडेड हो गया, तो मतलब इसमें एरर कोई नहीं है। और इसके बाद जो है मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद इसकी स्क्रीन को आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, ये स्क्रीन आपके साथ शेयर होगी। अब जो है मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ जी 15, और फिर 15, और फिर एंटर दबाया, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है द लेंथ 15, ब्रेड्थ 15, दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जी, ओके। अच्छा, अब इसके बाद जो है, अब मैं यहाँ पे आपको दोबारा से इसको रन करवाता हूँ। जी, अब दोबारा से इसको रन करते हैं तो कैसे रन होगा यहाँ पे? जी, ये प्रोग्राम रन हो गया, और इसके बाद इसकी आउटपुट में शेयर करता हूँ आपके साथ। जी, इसकी आउटपुट आ गई। आउटपुट में आके मैं लिखता हूँ यहाँ पे 15, 16, एंटर दबाया। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है द लेंथ 15, द ब्रेड्थ 16, दिस इज नॉट अ स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पे दिस इज नॉट अ स्क्वायर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने फॉल्स कंडीशन को भी यहाँ पे टैकल किया है, हैंडल किया है, और इसकी वजह से क्या हो गया, अब ये आपके पास जो स्क्वायर आ रहा था, अब उसकी अगेंस्ट में ट्रू होने में स्क्वायर लिखा हुआ रहा था, अब फॉल्स होने की सूरत में आपके पास नॉट अ स्क्वायर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये है आपके पास
इफ एल्स। जी, यहाँ तक कोई सवाल? जी, इफ एल्स जो है वो हमेशा एक साथ ही अप्लाई नहीं हो सकती। अप्लाई का मतलब तो एक तो मतलब ये होता है कि हम क्या इफ एल्स को एक साथ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये इस्तेमाल तो हो ही रहा है ना, आपको इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। क्या इफ का ब्लॉक और एल्स का ब्लॉक एक साथ एग्जीक्यूट हो सकता है? तो ऐसा नहीं हो सकता। सवाल मेरे साथ यूं पूछ रहे हैं कि इफ एल्स एक साथ अप्लाई हो सकते हैं, तो एक साथ अप्लाई होने का मतलब तो ये कि इफ एल्स को आपने साथ लिखना है। तो एक लिखने के लिहाज से तो हमने लिख दिया, इस्तेमाल कर लिया। लेकिन क्या इसका मतलब, अगर आपका सवाल का ये है कि क्या इफ का ब्लॉक और एल्स का ब्लॉक एक साथ एग्जीक्यूट हो सकता है, तो एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। जी, किसी ने मुझसे पूछा है कि सर यहाँ से अगर हमने होम स्क्रीन पे, विजुअल स्टूडियो की होम स्क्रीन में जाना तो कैसे जाते हैं? तो जी, ये मैंने अभी आपको होम स्क्रीन पे लेकर आ गया हूँ। अब वापस जाना है तो ये मैं वापस आ गया यहाँ पे। जी, यहाँ पे फाइल में जाएं। फाइल पे यहाँ पे स्टार्ट विंडो है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये विजुअल स्टूडियो की होम स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ से ये मेरा प्रोजेक्ट है जिसको मैंने अभी ओपन किया, बस उसको मैंने क्लिक किया तो ये प्रोजेक्ट मेरा ओपन हो गया। जी, अगर आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी हो, तो ये देखिए, ये ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक के अंदर आप लिखने हैं, ब्रैकेट्स के अंदर अंदर आपने लिखना है। तो यहाँ पे मैं को स्टेटमेंट लिख देता हूँ जी, साथ में थोड़ा सा, दिस इज रेड इन कलर। और भी कोई बात करनी है आपने तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इज, तो एरिया हम उसका बता देते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं? तो एरिया निकलता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हमने इस तरह कर लिया। इसी तरीके से अगर एल्स के अंदर भी आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो है उसको करनी है, एग्जीक्यूशन के अंदर लेकर आना है, तो आप यहाँ पे कर लें। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी सी चीज़ चेंज कर लेता हूँ। ये आपके पास हो जाएगा ग्रीन इन कलर, और यहाँ पे स्क्वायर के बजाय हम रेक्टेंगल बोलेंगे। ठीक है, तो इसको रन कर लेते हैं। रन करके इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं। तो जी, ये स्क्रीन अब आपको शो होगी। अब मैं यहाँ पे करता हूँ जी 20 20, एंटर दबाया। तो देखिए दी लेंथ 20, ब्रेथ 20, दिस इज स्क्वेयर, दिस इज रेड इन कलर, एरिया ऑफ स्क्वेयर इज 400। तो इस तरीके से आप मल्टीपल सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जी, एक प्रोग्राम के अंदर इफ एल्स जो है वो मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है। ठीक है, तो लेट मी शो इट टू यू। लेट्स से हम यहाँ पे करते हैं सी आउट। मैं यहाँ पे जानबूझ के ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको बताने के लिए कि इसके बाद भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं जी,
just for fun \n किधर गया, तो मिल गया, गुड। और इसके बाद जो है मैं एक दफ़ा और इफ लगाता हूँ। अब ज़रा हम कुछ और करते हैं। अब क्या करें, चले मैं यहाँ पे ये देखता हूँ, लेंथ ग्रेटर देन ब्रेथ, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होगी, द लेंथ ऑफ rectangle is greater in size than breadth। ठीक है, तो हम एक और इफ लगा लेते हैं यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। इवन इफ एल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इफ लगा के मैं भी आपको चेक करवा रहा हूँ। तो जी, इसको हमने यहाँ पे कर दिया इस तरीके से, और अब मैं आपको डिस्प्ले कराता हूँ उसकी स्क्रीन। तो जी, अब मेरे पास जो है एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है वो है 1000, और जो उसकी ब्रेड्थ है वो है 500, सॉरी 500। एंटर दबाया, तो अब ये देखें, तो आ रहा है द लेंथ 1000, द breadth 500। This is not a square, this is green in color, area of rectangle is 500,000। Just for fun the length of rectangle is greater in size than breadth। तो ये आ गया। फसीह रहमान, मैं आपका सवाल नहीं समझा। ओके, अच्छा जी, ठीक है ठीक है ठीक है। जी, आपका सवाल ये है कि अगर मेरे पास 3 मेमोरीज हो, तो फिर उसके साथ जो है वो हम कैसे करेंगे। तो लेट से मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जी, हाइट भी लिख देता हूँ, HEIGHT हाइट। ठीक है, और हाइट को मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ पहले से, मैं देता हूँ जी हाइट इज गुड 10। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने करना ये है कि ये बताना है कि लेंथ जो है वो ब्रेड्थ और हाइट दोनों से ग्रेटर है। ठीक है, तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। और इसमें यहाँ पे करता हूँ जी, लेंथ जो है वो हाइट से भी ग्रेटर हो। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में मेंशन कर लेते हैं ब्रेड्थ एंड हाइट। अच्छा जी, तो ये देख लें, इस तरीके से जो है आप क्या कर लोगे, आप जो है अपनी कंडीशन के अंदर एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लोगे। तो यहाँ पे आप देखें, एक कंडीशन जो है वो इस तरीके से सॉल्व हो रही है, मुझे यहाँ पे दो तरह की कंडीशन को कंबाइन करना है। तो यहाँ पे मैंने एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, क्योंकि दोनों के ट्रू होने पे आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए, ये मेरी लॉजिक है इसमें। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूँ। जी, इसको मैंने रन किया, इसको फुल स्क्रीन किया, और इसके बाद इसको मैं यहाँ पे लेकर आया। यहाँ पे आके मैं करता हूँ जी 11, और उसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ब्रेथ को 9। एंटर दबाया, तो अब यहाँ पे देखें, द लेंथ 11, ब्रेथ 9, दिस इज नॉट अ स्क्वायर, दिस इज ग्रीन इन कलर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 99। ठीक है, जस्ट फॉर फन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर इन साइज एंड ब्रेथ एंड हाइट। तो अब देखिए, इसमें ब्रेथ और हाइट दोनों से वो वैल्यू बड़ी थी, इसलिए जो है वो यहाँ पे आपको ये आउटपुट आ रही है। ओके, ओके स्टूडेंट्स, चलें हमारा सेशन क्लोज होने वाला है, तो आपने जल्दी से अपना नाम और साथ में अपना सीरियल नंबर, जो आपके एप्लीकेशन नंबर है, वो लिख के आपने चैट में मुझे सेंड करना है, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाए।
जी, असाइनमेंट जो है वो अपने LMS के ऊपर अपलोड करनी है, व्हाट्सएप पे नहीं करनी। व्हाट्सएप पे आप जो भी कुछ करेंगे वो कोई प्रूफ नहीं होगा। LMS पे करेंगे, वही असाइनमेंट में एक्सेप्ट करूँगा और उसी की मार्किंग करूँगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।